दोस्तों, दो शब्द हैं, एक है साहस और एक है दुस्साहस। साहस आपको नायक बनाता है और दुस्साहस आपको खलनायक बनाता है। अब ये जो अपराधी लोग होते हैं, ये भूल जाते हैं कि साहस में और दुस्साहस में क्या फर्क होता है। रिसेंटली मेरे पास रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो गोलीकांड हुआ, उसका वीडियो मुझे व्हाट्सएप पर मिला। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। विषय बहुत गंभीर है दोस्तों। ये देखिए, बच्चे, महिलाएं, आम सिविलियंस, पुलिस के जवान, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स। देखिए वो लड़की जो रिसेंटली गोलीकांड से बच के कैसे आई है, ये था दुस्साहस का एक एग्जाम्पल। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है। पुनिशमेंट, हम क्रिमिनोलॉजी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते हैं कि पेनल्टी का प्रोविजन क्या है, ताकि हम ऑफेंडर्स को रोक सकें, कानून तोड़ने से रोक सकें। लेकिन यहाँ पे तो आप हमलावरों के हौसले देखिए। पुलिस के सामने, कोर्ट परिसर में, कोर्ट के सामने, जजेस के सामने वो किस तरह से गोलीबारी कर रहे हैं, जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून व्यवस्था क्या है, पुलिस क्या है, कोर्ट क्या है। जिससे हमारे ये समाज में एक अजीब तरह का डर पैदा होता है, हमारे पूरे जितने भी हम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं सबके बीच में। तो अब हम हाई कोर्ट की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, बार काउंसिल की बात कर लें, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर लें, सभी जगह एक ही चर्चा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे रोक सकते हैं। देखिए, कोई भी अंडर ट्रायल पर्सन है, वो जेल में बंद है और जेल से उसे कोर्ट में लेके आना होता है। रास्ता होता है जेल से बाहर निकलते वक्त, कोर्ट में एंट्री करते वक्त। और इस केस में तो ऐसा बता रहे हैं कि जो हमलावर थे वो एडवोकेट्स के ड्रेस में अंदर एंट्री हुए और उन्होंने गोलाबारी कर दी। अब एंट्री पे सुरक्षा इंतजाम कैसे हो सकते हैं बढ़िया, वो अलग अलग तरीके से हम इस चीज का एनालिसिस, हर कोई अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से सलाह भी दे रहा है और एनालिसिस भी कर रहा है। तो आज हमारा इस वीडियो का मकसद क्या है, मैं आपको, देखो कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन हमारे सामने होता है और हम उसको ढूंढ रहे होते हैं चारों तरफ, दिए तले अंधेरा। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि हम इन घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इस वीडियो में समझते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली की बात करें, द्वारका कोर्ट की बात कर लो, रोहिणी कोर्ट में तो कई बार ही ऐसे कांड हो चुके हैं, साकेत कोर्ट में गोली कांड हो चुका है। ये मैं लेक्चर को पॉज करके आप देख सकते हैं रिसेंटली कितनी कैसी कैसी घटनाएं हुए हैं। और अभी रिसेंटली डेरा सच्चा सौदा के मुखी जो बाबा राम रहीम के जो पेशी के वक्त जो दंगे फसाद पंचकुला में हुए, कैसे लोगों के ऊपर गोलियां चली थी, कैसे शोरूम्स को, पेट्रोल पंप्स को आग के हवाले कर दिया गया था। तो इन सब घटनाओं का सॉल्यूशंस हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही है। मैं आपके साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कुछ ऐसे ही सॉल्यूशंस सामने रखने वाला हूं और इन सॉल्यूशंस को, ठीक है, अभी कोविड के टाइम पर हमने ये साबित भी हो गया है कि इन सॉल्यूशंस को हम प्रैक्टिकल नॉर्मल लाइफ में भी पोस्ट कोविड एरा के अंदर भी यूज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं। देखो, अपराधी को जब, अंडर ट्रायल को जब पुलिस कस्टडी से कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमलावर को मिलती हैं कि वो आसानी से हमला कर सकता है। तो देखिए, पहला एक सेक्शन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, सेक्शन 205 सीआरपीसी। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो ऐसे मामले हैं उसमें क्या होता है कि जो अंडर ट्रायल पर्सन है उसने अपोजिट पार्टी के किसी नियर एंड डियर की हत्या की होती है और वो लोग इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोर्ट का डिसीजन आए, वो पहले ही अपना बदला लेना चाहते हैं। तो वो अंडर ट्रायल पर्सन के ऊपर किसी भी कीमत पर हमला करना चाहते हैं।
तो ऐसे में पुलिस कस्टडी से जब कोर्ट में पेश किया जाता है अंडर ट्रायल को, सीआरपीसी सेक्शन 205 मजिस्ट्रेट को एक पावर देता है। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद, पहले सेक्शन 205 की हेडिंग पे हम काम करेंगे। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड, यानी मजिस्ट्रेट एग्जम्प्ट कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस को। एक्यूज्ड या अंडर ट्रायल पर्सन प्लेडर के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी केस में, तो वो पर्सनल अटेंडेंस का ऑर्डर दे सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है उस स्टेज पर पर्सनल अटेंडेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ना अंडर ट्रायल पर्सन जेल से बाहर उसको पुलिस लेकर आएगी और ना ही ऐसा हमला कभी होगा। तो इस पावर का मजिस्ट्रेट सेंसिटिव केसेस में यूज करना चाहिए। हमें बिना सोचे समझे हर एक केस को एक तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी सिस्टम है हमारा, उनको देखना चाहिए कि केस किस तरीके का है। मैजिस्ट्रेट खुद संज्ञान ले सकता है इस बात का, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है डिफरेंट सेक्शंस में। आइए हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। देखिए सेक्शन 267 सीआरपीसी, 267 सीआरपीसी, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। प्रिजनर्स की अटेंडेंस के वक्त भी प्रिजनर्स को पेश किया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने। दिस डील्स विद द पावर ऑफ द ट्रायल कोर्ट टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल एंड गिव डिस्क्रिशन टू ट्रायल जज टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल। तो इस चीज से भी बचा जा सकता है। Therefore, it is not obligatory for the trial judge to call concerned under trial prisoner every time when a date is fixed. आजकल के जमाने में हमने साबित कर दिया है कोविड के टाइम पर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटली हम ये काम कर सकते हैं। आजकल कैमरा सभी जगह अवेलेबल है, हर पर्सन की जेब में कैमरा अवेलेबल है। कोई ऐसा जेल नहीं है जहां कैमरे नहीं है, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जहां कैमरा नहीं है। तो सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए उसको जेल से बाहर क्यों लेके आना है? ना वो जेल से बाहर आएगा और ना ऐसा हमला होगा। तो सेक्शन 267 का, जो कि हम अक्सर यूज कम करते हैं, 267 एक फॉर्मेलिटी है अटेंडेंस की, तो इसको भी साइड में रखा जा सकता है, जरूरत नहीं है। 268 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट भी एक्टिव हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मा किसके ऊपर है? पुलिस किसके अंडर आती है? यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। अब 267 में जैसे अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ये रिक्वेस्टन कर सकती है कोर्ट के सामने कि 267 को में जो अटेंडेंस है उसमें एग्जम्पशन दी जाए। This provisions gives an overriding power to a state government wherein it can direct that any class of prisoner shall not be removed from the prison despite an order passed by the court under section 267 CRPC। तो कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी इस पावर का यूज करना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सेक्शन 205 की फॉर्मेलिटी, पर्सनल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर वो प्लेडर के थ्रू आ सकता है तो सेंसिटिव केसेस में पर्सनल अटेंडेंस को हम डिस्पेंस विद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को ध्यान रखना चाहिए कि केस टू केस बेसिस पे ही पर्सनल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तो ही करें, अदरवाइज इस चीज से, इस फॉर्मेलिटी से बचा जा सकता है। अटेंडेंस का हमने सेक्शन देखा 267 सीआरपीसी, और 268 में हमने स्टेट गवर्नमेंट की पावर को देखा कि मैजिस्ट्रेट के अगर सेंसिटिव केस है, बड़ा कोई अपराधी है, नामी अपराधी है, जिसकी वजह से, जैसे पंचकुला में हमने देखा राम रहीम की पेशी के वक्त किस तरीके से दंगे फसाद हो गए थे, तो ऐसे सेंसिटिव केसेस में कोविड ने साबित करके दिखाया भाई हम पर्सनल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बहुत सारे काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, पूरी अर्थव्यवस्था ही 2 साल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन सब चल रहा है काम। तो खाली अटेंडेंस लेना या पेशी देना, तो इसका काम हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ऑनलाइन भी काफी चीजें हम कर सकते हैं। जो खूंखार अपराधी हैं, सेंसिटिव केसेस हैं, बड़े बड़े मर्डर केसेस हैं, ऑनर किलिंग वाले केसेस हैं, तो वहां पर हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो सेक्शन 268 भी आपने देखा। 273 एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट all evidence taken in the course of the trial shall be taken in the presence of the accused, but there is an exception carved out that court can still dispense the personal attendance of that under trial
प्रोवाइडेड हिज प्लेडर इज प्रेजेंट। देखो यूजुअली जब एविडेंसेस को एग्जामिन किया जाता है तो एक्यूज्ड के सामने किया जाता है, ऐसा सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि अगर ऐसा हमला होने का खतरा है तो पर्सनल अटेंडेंस के पर एग्जामिशन दी जा सकती है। ऐसा जरूरी, इतना भी जरूरी नहीं है कि अगर हमला होने का खतरा है तो पर्सनल अटेंडेंस उसकी हो, यानी उसके सामने ही आपने एविडेंसेस को एग्जामिन करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोर्ट यहाँ भी एग्जामिशन दे सकता है। तो एक और सेक्शन हम पढ़ेंगे 317 लास्ट इस सीरीज में। तो हमने ये डिफरेंट सेक्शंस को एनालिसिस करना है। अगर कोर्ट इन सेक्शंस को सोच समझकर यूज करे, यानी सभी केसेस में एक मशीन की तरह काम ना करे, अपने जुडिशियल डिस्क्रिशन को लगाए और ऐसे हमला होने से कोर्ट रोक सकता है काफी सारे मामलों को। प्रोविजंस फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। The section gives power to concerned court to dispense with the personal attendance of an accused before the court, provided for the reasons to be recorded that such attendance before the court is not necessary in the interest of justice। तो सेक्शन 317 भी पावर दे रहा है कि पर्सनल अटेंडेंस में कोर्ट एग्जामिशन दे सकता है। तो हमने डिफरेंट प्रोविजंस देखे। ये प्रोविजन ये साबित करते हैं कि हर बार, कई बारी जरूरत हो सकती है, ठीक है, लेकिन हर बार आप अंडर ट्रायल पर्सन को कोर्ट में पेश करो और पेशी के दौरान उसके ऊपर हमला हो जाए, साथ में गैंगस्टर तो मरा ही मरा, साथ में 4 लोग और निर्दोष लोगों की हत्या भी हुई, ठीक है। तो इन सब चीजों को, इन सब मामलों को हमें देखना चाहिए गंभीरता से। स्टेट गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इन प्रोविजंस का भी कोर्ट अगर अपने सोच समझकर यूज करे तो काफी सारे ऐसे मामले हैं जो मेरे अकॉर्डिंग रोके जा सकते हैं। आपका क्या कहना है, आपका क्या सजेशन है, आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसा किया जा सकता है ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।